तो आज हम शुरू करते हैं स्टेट के जो भी सारे कमीशंस हैं वो शुरू करेंगे और बस 10 मिनट के अंदर सारे कमीशंस कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर हम देखेंगे आरपीएससी के बारे में, फिर लोकायुक्त, फिर एनएचआरसी, फिर आरटीआई, फिर उप लोकायुक्त के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कमीशंस के दो टाइप हो सकते हैं। एक तो कमीशन होता है संवैधानिक और एक होता है वैधानिक, और तीसरा होता है जो ना संवैधानिक होता है नो वैधानिक होता है, जो कार्यकारी आदेश से बनता है। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी में जो नीति आयोग पर जो रिप्लेस हुआ, नीति आयोग देखा जो 1 जनवरी 2015 को बना है, जो कार्यकारी आदेश के द्वारा बने। संवैधानिक वो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका वर्णन मैन संविधान जब बना है उसके अंदर उनका वर्णन किया गया है, तो उसको संवैधानिक बोलते हैं। वैधानिक मतलब सरकार ने कहा वही जैसे एक्ट लाया है उसके द्वारा इनको मान्यता प्रदान की जाती है, तो उनको वैधानिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने वैधानिक जैसे इंडियन कमीशन के बारे में जैसे सीवीसी पढ़ते हैं, लोकायुक्त पढ़ते हैं, लोकपाल पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये मेनली संवैधानिक है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि हम जब अगर देखें संविधान के अंदर जैसे आर्टिकल जो पीआरआई और यूएलबी के जो आर्टिकल अलॉट किए गए हैं उसके अंदर जैसे 243 के और जेड ए उनके अंदर इसका वर्णन किया गया है। और ये सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 1994 को, और काम करना शुरू कब किया? 1995 को इसने काम करना शुरू कर दिया था। फिर बात करें आरपीएससी की। आरपीएससी की बात करें तो सबसे पहले वो भी क्या है? संवैधानिक है, और इसका ऑर्डिनेंस सबसे पहले 1949 के अंदर था, और नोटिफिकेशन प्रकाशित हुई 16 अगस्त 1949 को, काम करना शुरू कर दिया 22 दिसंबर 1949 को। और 22 दिसंबर के दिन ही कौन सा मैथमेटिकल डे बनाते हैं? किसकी याद के अंदर? रामानुजम की याद के अंदर। 16 अगस्त 1949 और 22 दिसंबर 1949 के अंदर। पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन था? एस सी त्रिपाठी। 2 इसके मेंबर थे, कौन कौन थे? एनआर चांडुलकर और देवीशंकर तिवाड़ी। देवीशंकर तिवाड़ी का नाम आपने राजस्थान की जो हिस्ट्री है उनके अंदर भी पढ़ा होगा, क्योंकि जो मंत्री पद पे लॉन्गेस्ट टेन्योर पे रहे हुए हैं, और जो लोकवाणी न्यूज़पेपर है वो देवीशंकर तिवाड़ी ने प्रकाशित की थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखें तो 2 अब कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगले जो चारों हैं वो कौन से है? वैधानिक है, जो सरकार ने कोई भी एक्ट पास करके इनको मान्यता प्रदान की है। जैसे देखें तो लोकायुक्त है, जो लोकायुक्त नाम किसने दिया है वो आप बताना। सबसे पहले लोकायुक्त वैधानिक है, और एनएचआरसी भी वैधानिक है, आरटीआई भी वैधानिक है, और उप लोकायुक्त भी वैधानिक है। इनके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो ज़्यादा नहीं पूछते, बट अगर पेपर को कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज करना हो तो उसमें से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मंजूरी तो 3 फरवरी 1973 को दे दी थी, लेकिन ये साइन कब हुए और लागू कब हुआ? 26 मार्च 1973 को। और एनएचआरसी की 18 जनवरी 1999 को, और हम करना 20 मार्च 2000 को। और एक हम एनएचआरसी देखें या ये तो एसएचआरसी है। एनएचआरसी की बात करें तो सबसे पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो इसके बारे में बात करें तो जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जो 1948 के अंदर जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, उसी से प्रेरित है। जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो रेगुलेशन है, सारे अधिकार है, उनका संरक्षण का काम करता है, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो सबसे पहले इसके इंडिया के अंदर देखें तो सबसे पहले इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 के अंदर हो गई थी, और काम करना 8 जनवरी से प्रारंभ कर दिया था। लेकिन राजस्थान में इसका थोड़ा सा डिले हो गया 18 जनवरी 1999 से, ये कब हुआ था? 20 मार्च 2000 को। फिर बात करें आरटीआई, ये तो आपने सुन ही रखा होगा, जो अरुणा रॉय जो जिन्होंने अजमेर से संघर्ष किया था और कालांतर के अंदर आरटीआई को मान्यता प्रदान कर दी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा हाथ रहा था। एमकेएसएस जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है उनका भी, यह भी वैधानिक है। और 13 अक्टूबर 2005 और एस्टेब्लिशमेंट 18 अप्रैल 2006। ये हमारे राजस्थान वाले भी 2 डेटे याद रखना आप, 13 अप्रैल और 18 अप्रैल। ठीक है, फिर उप लोकायुक्त की बात करें तो ये भी वैधानिक है और लोकायुक्त की तरह ही है। फिर बात करें सारे मेंबर्स की, क्या बात करते हैं? मेंबर्स की। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 1 मेंबर है, और जो सेंट्रल वाला हमने देखा कि 1981 के अंदर फिर 1 था, फिर 1+3 की, अभी करंट के अंदर भी 1 है, जो राजीव कुमार। और आपने करंट पढ़ा हो तो सेंटर के अंदर कौन है? ज्ञानेश और सुखविंदर। और हमारे यहाँ पे 1 मेंबर कमीशन है। फिर बात करें आरपीएससी। आरपीएससी इनिशियल में तो 1+2 थे, लेकिन 2011 के अंदर रेगुलेशन बना के 1+7 इंक्रीज कौन कर सकता है? तो गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेशन बना के इंक्रीज कर सकता है, जो गवर्नर है राजस्थान का। अभी कौन है वो आप बताना। लोकायुक्त के अंदर भी 1 मेंबर होता है, और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता लोकायुक्त। कई को भ्रम रहता है कि लोकायुक्त वापिस नियुक्त हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल रीअपॉइंट नहीं हो सकता। एनएचआरसी के अंदर 1+4 थे 2006 के अंदर, लेकिन 1+2 कर दिए 2006 में संशोधन आने के बाद। आरटीआई के अंदर बात करें तो 1+10 थे, अभी कौन से कितने हैं? 1+4 है। उप लोकायुक्त एक ही होता है। अब बात करें अपॉइंट कौन करेगा? सबका याद रखने अपॉइंट सब राज्यपाल करेगा, लेकिन कोई कोई तो सीधा राज्यपाल अपॉइंट कर देता है, लेकिन किसी के अंदर कमेटी होती है, कमेटी वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखते हैं। देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर राज्यपाल करेगा अपॉइंट, और आरपीसी के अंदर भी राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त है ना, उसके अंदर याद रखना है, क्या याद रखना है? लोकायुक्त के अंदर एक पोस्ट को आप या क्लिपिंग टाइम याद कर सकते हो, जैसे COH क्या याद कर सकते हो, या HOC, क्या HOC वर्ड होता है ना,
हेड ऑफ क्वार्टर वगैरह, हेड ऑफ कर्नल जो भी होता है, एचओसी। एच मतलब क्या हो गया, एच मतलब हाई कोर्ट जज हो गया, ओ मतलब ओपोजिशन लीडर हो गया, सी मतलब सीएम हो गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो लोकायुक्त होता है ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी है। तो उसके अंदर सीएम और ओपोजिशन लीडर दो तो आएंगे ही। तो अगर वो बंदा बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज है, तो एक बंदा तो हाई कोर्ट का जज भी लेंगे, तो COH। लोकायुक्त के अंदर याद रखना कौन होगा अपॉइंटमेंट कमेटी में, COH, यानी सीएम, ओपोजिशन लीडर और हाई कोर्ट का जज। इसके उल्टा अगर देखें, इसके उल्टा अगर हम आरटीआई वाले में जाए और इसके अंदर जाए, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सीएम तो होगा ही होगा, ओपोजिशन लीडर तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। सी से सी ऐसे मैच कर सकते हो तुम। फिर एनएचआरसी की बात करें तो हमने सेंटर वाले कमीशन भी पढ़े हैं। तो इसके अंदर देखो तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, चीफ ऑफ विधानसभा का होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, ओपोजिशन लीडर होना चाहिए और होम मिनिस्टर होना चाहिए। ये पूछने के इंपॉर्टेंट चांस है क्योंकि ये ज्यादा पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं उप लोकायुक्त के लिए, जो राज्यपाल लोकायुक्त कौन है उससे सलाह करके और अपॉइंट कर देता है उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त के बारे में आपने देखा होगा, पहले ही थी पोस्ट, अब तो खाली है। वैसे केपीयू मेनन पहले और लास्ट वो थे। टेन्योर की बात करें तो देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन की 565 होता है, 2006 के अंदर थोड़ा रेगुलेशंस लाए और 665, पहले 665 हुआ करते थे, अभी कितने 565 कर दिए। कौन से संविधान संशोधन थे, यहाँ 15वां संविधान संशोधन है और यहाँ 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और आरपीएससी का भी कितना है, 662। आरपीएससी का ये रखना कि आरपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी के अंदर अपॉइंट हो सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन आरपीएससी का अगर कोई अध्यक्ष है तो वो सदस्य नहीं बन जाता। यानी हायर पोस्ट के ऊपर तो जा सकते हैं बट लोअर पोस्ट के अंदर नहीं आ सकते। और देखो लोकायुक्त का भी 5 ईयर है, एनएचआरसी का भी 370 है और आरटीआई के कितने 365 है। देखो एनएचआरसी एनआर पास में आते हैं तो 3 और 3 ऐसे याद कर सकते हो, और बाकी लगभग सबका 5 ही है आरपीएससी को छोड़ के। आरपीएससी का 665 होता है और यूपीएससी का 662 होता है, सॉरी, और यूपीएससी का कितना होता है 665, वो आगे देखेंगे हम। उप लोकायुक्त का भी 5। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उसको अपॉइंट कर देते हैं। और बात करते हैं आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी के अंदर 2 क्वालिफिकेशन है, एक तो 50% होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरी है, 50% वो लोग होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी के अंदर 10 साल इन्वेस्ट किए हैं वो। दूसरे क्या होंगे, 50% वो लोग हैं जो पत्रकार है, कोई समाज के अंदर अच्छा काम किया है, जो वकील है, उनको अपॉइंट करते हैं। और फिर लोकायुक्त देखा है तो सबसे पहले हमने देखा ही था, इसके अंदर जो भी हाई कोर्ट का बंदा होता है उसको लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का सीजेआई होता है, बस एमपी एमएलए और एमएलसी नहीं होना चाहिए। और एनएचआरसी के अंदर देखें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का सीजेआई है उसको तो चीफ बनाएंगे उसको, जो हाईएस्ट मतलब ज्यादा पदक्रम के अंदर होगा। और हाई कोर्ट का जो जज है और डिस्ट्रिक्ट जज है जो 7 साल के काम किया उसको मेंबर बना सकते हैं। और आरटीआई के अंदर बस वही लाभ का पद नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए एमएलसी नहीं होना चाहिए, लोक सेवक और समाज सेवक होना चाहिए। और उप लोकायुक्त के अंदर जो विजिलेंस कमीशन है उसके बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। बेस ऑफ रिमूवल अप्रॉक्स सबके सेम ही है, 2 ही। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम आर्टिकल 124(1) क्लॉज के अंदर हटाते हैं, जैसे सिद्ध कदाचार और असमर्थता के अंदर, उसी प्रकार इनको हटा सकते हैं। सिद्ध कदाचार और असमर्थता स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सेम है, आरपीएससी में भी। आरपीएससी के अंदर 5 चीजें हैं। देखो सबसे पहले क्या, सिद्ध कदाचार और असमर्थता पीछे से आया सेम, तो 2 तो होगा ही होगा, ये 317 के फर्स्ट क्लॉज के अंदर है। फिर इसके बाद फर्स्ट क्लॉज के अंदर ये चीजें होगी, फिर थर्ड क्लॉज के अंदर 3 चीजें, कौन कौन सी, लाभ, दिवालिया और पतन हो जाए। और लोकायुक्त के अंदर भी सेम चीजें हैं, एनएचआरसी में भी सेम चीजें हैं। और आरटीआई के अंदर थोड़ी सी चीज है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता होगी और प्रेसिडेंट जो भी सलाह देगा वो गवर्नर के लिए बाध्यकारी है और गवर्नमेंट आ सकती है। फिर बात करते हैं रिमूवल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वही इंपीचमेंट प्रोसेस से हटाएगा। आरपीएससी को प्रेसिडेंट बाइंडिंग प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो चीज बोलेगी वो प्रेसिडेंट को मानना बाध्यकारी है, जैसे बाबूलाल जी खटारा को हाल ही के अंदर हटाया है। फिर लोकायुक्त के अंदर क्या है, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज अध्यक्षता के अंदर, फिर विधानसभा के अंदर पारित होगा 2/3 मेजोरिटी से। फिर बात करें एनएचआरसी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, प्रेसिडेंट को बाइंडिंग एडवाइस सेम ही है बस। आरटीआई का भी सेम ही है और ये भी सेम ही है। और करंट चीफ कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी नई अपॉइंट हुई है अभी, और मैच के अंदर हुआ है तो प्री के अंदर मैच के अंदर पूछ सकते हैं। लगभग अभी सभी चेंज हो गए पहले से। तो देखें तो सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का देखें तो कौन है सबसे पहले, चीफ इलेक्शन ऑफिसर तो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मधुकर गुप्ता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है, नवीन महाजन, अभी चेंज हुआ है ये। और पहले कौन है आप बताना, अमर सिंह जी। कौन थे, अमर सिंह। फिर इसके बाद आरपीएससी की बात करें तो कौन है, संजय कुमार सोत्री पहले थे, लेकिन अभी हाल ही के अंदर 39वें कार्यवाहक बन गए। कौन बने हैं, केसी मीना। कौन, केसी मीना, कैलाश चंद मीना। ये 39 नंबर के, कितने नंबर के, 39 नंबर के। 38 नंबर के संजय कुमार सोत्री थे और 37 नंबर के हाल ही में जिसका निधन हो गया, जो करंट अफेयर्स में आपने क्रोनोलॉजी में पढ़ा होगा, राठी साहब जी, ठीक है। और लोकायुक्त की बात करें तो सबसे पहले पीके लोरा साहब है। और फिर एनएचआरसी के अंदर बात करें तो सबसे पहले एनएचआरसी है, एसएचआरसी फॉलो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले कौन है, पहले जीके व्यास सर थे, अभी कौन हो गए, गंगाराम मूलचंदानी हो गए। और 2 मेंबर कौन है, महेश गोयल और अशोक गुप्ता। कई लोगों को भ्रम है कि रामचंद्र सिंह झाला अभी भी है, लेकिन वो अभी हट गए हैं, अभी महेश गोयल और अशोक गुप्ता है।
है। फिर इसके बाद आरटीआई की बात करें तो सबसे पहले कौन कौन थे, सबसे पहले डीपी गुप्ता सर थे और अभी कौन है, एमएल लाठर सर हो गए। और इसके मेंबर भी आप याद रख सकते हो, एक तो सबसे पहले टीकाराम करके हैं, एक महेंद्र करके हैं, एक सुरेश करके हैं। ओके, और उप लोकायुक्त के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि केपीयू मेनन सर है। फिर इसके बाद ये मेंस का है, बट मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और रिवाइज हो जाए क्या क्या है, क्या क्या काम होते हैं इनके। सबसे पहले पीआरयूएलबी के इलेक्शन कराते हैं, उसमें सब इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन को पोस्टपोन करा सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना है, कोई डिलिमिटेशन कमीशन है उसका मदद करते हैं, आर्टिकल जो 82 के अंदर जो चेंज होने वाला है इसके अंदर आप वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी अभी प्रोग्रेस चल रहा है उसके बारे में आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना, जो पूछ सकते हैं कितने मेंबर है, कौन अध्यक्ष है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो ही गया है, वैसे जेपीसी को सौंप दिया है, उसका अध्यक्ष कौन है, पीपी चौधरी साहब है, वो देख लेना आप। फिर आरपीएससी आरएसएसआई का एग्जाम कराती है, डीपीसी का आयोजन कराती है, 320 का थर्ड क्लॉज याद कर लेना आप, डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटीज, लोकायुक्त के अंदर भ्रष्टाचार, अपील की कोई सूचना हो, शपथ गवाही दस्तावेज हो, 3 महीनों में कार्रवाई जरूरी है, जुर्माना वगैरह। फिर इसके बाद बात करें एनएचआरसी की धारा कौन सी है, कार्ट याद कर सकते हो क्या, एनएचआरसी ह्यूमन किस में जाता है, कार्ट गाड़ी में, CART, एनएचआरसी मतलब ह्यूमन किस में जाता है, कार्ट यानी गाड़ी में। 21 के अंदर कंपोजिशन, 22 के अंदर अपॉइंटमेंट, 23 के अंदर क्या है, 23 के अंदर 23 और 24 के अंदर टेन्योर है। और इसके अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई है, मुआवजे हैं, एनजीओ को प्रमोट करने हैं, बहुत सारी समाचार पत्रिका है जिससे कि अवेयरनेस फैले वगैरह ये काम करते हैं। लेकिन ये जेल वेल की सजा दे नहीं सकते, बस सिफारिश कर सकते हैं मुआवजे की। आरटीए का क्रियान्वयन करना है और 25 से 250 के तक जुर्माना लगा सकता है और पीओ का निरीक्षण करते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट के अंदर हम इंडिया के जो कमीशन है वो देखेंगे। थैंक यू।